नमस्कार, आप देख रहे स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात ईडी और सीबीआई के जॉइंट एक्शन की। आज दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की उम्मीदों पर ईडी ने ग्रहण लगा दिया। आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही है कि केस झूठा है, लेकिन कानूनी लड़ाई में आपको बड़ा झटका लगा। जमानत तो दूर, सिसोदिया की 7 दिनों की रिमांड ईडी को अब मिल गई है। मतलब यह है कि सीबीआई के बाद अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया से राज उगलवाएगी। वहीं दूसरी तरफ लालू एंड कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आखिर ईडी के एक्शन की इनसाइड स्टोरी है क्या, देखिए। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक विपक्षी दलों की दे दनादन फाइलें खुल रही हैं। आरोप सभी पर एक है, भ्रष्टाचार। एक के बाद एक विपक्षी दल के नेता ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगाते आपको दिखेंगे, या फिर नेताओं के घरों पर ईडी का छापामार दस्ता धड़ाधड़ दस्तक दे रहा है। विपक्षी दलों के सामने मुश्किल ये है कि जेल और बेल से पहले निपटें या फिर 2024 की चुनावी तैयारी करें। ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है। आपने इन संस्थाओं का जो चरित्र बना दिया है ना, आप भी मुश्किल में आएंगे। कहीं ना कहीं ये हर विपक्ष के मजबूत नेता को ये सरकार निशाने पे लेती है। तो मैं तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी एक नियम बनाइए कि मुर्दों से भी पूछताछ करने की इजाजत होगी ईडी और सीबीआई को। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय और राजनीति में यही केंद्रीय एजेंसी इन दिनों अपने शॉर्ट फॉर्म मतलब ईडी से विख्यात है। इसे यूं समझिए, देश का दिल यानी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ईडी की हिट लिस्ट में नया नाम है। वरना देश का शायद ही कोई विपक्षी नेता बचा हो जिसके कथित भ्रष्टाचार की जांच प्रवर्तन निदेशालय के कंधों पर ना हो। बारी बारी ही सही ईडी की जद में विपक्षी दलों का पूरा कुनबा आज नजर आ रहा है। बिहार में टीम लालू यादव हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, महाराष्ट्र में टीम पवार, टीम उद्धव ठाकरे, टीम कांग्रेस हो, बंगाल में टीम ममता बनर्जी, कर्नाटक में टॉप कांग्रेस के नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता हो। 2024 से पहले करीब करीब संपूर्ण विपक्ष की कुंडली खोलकर ईडी बैठा हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक शायद ही भारत का कोई ऐसा राज्य बचा होगा जहां पर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। विपक्ष भले से ही लगातार आरोप लगाता रह रहा हो कि ये सारी कार्रवाई ईडी की विपक्षी नेताओं के ऊपर होती है, लेकिन ईडी का साफ तौर पे कहना है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो हम जरूर करेंगे। आज ईडी का एक्शन केंद्र की राजनीति में दो विपक्षी दलों के खिलाफ दिखा। एक तरफ मनीष सिसोदिया को ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो दूसरी तरफ ईडी ने लालू यादव के करीबियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो बिहार में महागठबंधन सरकार का हिस्सा है आरजेडी। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर 2024 से पहले कोई बड़ा प्रयोग, जैसा आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं? सबसे पहले आपको मनीष सिसोदिया की फाइल के बारे में बताते हैं। पहले मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है। आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला होना था, उससे पहले ही मनीष सिसोदिया को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। मतलब सीबीआई से बच पाते उससे पहले ही ईडी 7 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को ले उड़ी, जबकि सीबीआई जमानत अर्जी पर 21 मार्च को सुनवाई करेगी। नफरत, दुर्भावना और द्वेष से भरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका एक ही मकसद रह गया है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, मनीष सिसोदिया को एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से जेल के अंदर रखो। कोई साक्ष्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक नहीं मिला। आज बताइए पूरे देश को, जिस घोटाले को मोदी जी आप और आपकी पार्टी सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला बता रही है, कोई कहता है 10,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहता है 2,000 करोड़ का घोटाला। इतने छापेमारियों के बाद, पूरी सीबीआई ईडी लगाने के बाद, सारी जांच एजेंसियों की ताकत झोंकने के बाद क्या बरामदगी हुई, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई है,
उस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये रोज नए नए ड्रामे, नई नई कहानियां, नई नई सीबीआई के किस्से, नए नए ईडी के किस्से आ रहे हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले के आरोपों के चक्रव्यूह में फंसे सिसोदिया पर संकट के बादल अभी छटने वाले नहीं। मुश्किल तो ये है कि बीजेपी के नेता खुल्लम-खुल्ला अब केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। भविष्यवाणी यही है कि अगला नंबर केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का है। केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है, ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अभी सीबीआई सौरभ भारद्वाज को भी पकड़ेगी। अभी कैलाश गहलोत जिसने बस का घोटाला किया खरीदने में, अभी उसको भी पकड़ेगी। तुम्हारा एक एक भ्रष्ट मंत्री पकड़ा जाएगा। कितने नाम गिनाऊं, कितने नाम गिनाऊं? जो लोग अजीत पवार पे सिंचाई घोटाले का आरोप भाजपा के लोग लगा रहे थे, चक्की पिसिंग कर रहे थे। अजीत पवार के साथ सुबह 6:30 बजे शपथ लेते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा हजारों करोड़ देश का लूट के भाग गए। कितने नाम गिनाऊं? गुजरात के अंदर जहरीली शराब से 100 लोग मर गए। कितनी जांच हुई, कितने मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई? 150 लोग अलीगढ़ में जहरीली शराब पी के मर गए। कितने मंत्री गिरफ्तार हुए, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, कहां गई सीबीआई, ईडी? जंग सिर्फ जबानी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर वॉर भी छेड़ रखा है। पहले कांग्रेस ने आपत्तिजनक पोस्टर को हथियार बनाकर सिसोदिया पर हमला किया था। अब बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पोस्टर रिलीज किया है। आम आदमी पार्टी सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सुर में केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। आरोपों में कितना सच है, कितना झूठ, ये तो तफ्तीश के बाद साफ होगा। लेकिन जांच की आंच ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर जरूर धकेल दिया है। कोर्ट के सामने ईडी ने खुलासा किया कि अभी तक की जांच में उन्हें 292 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है और आगे आने वाली जांच में आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। मनीष सिसोदिया अगले 7 दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो न सिर्फ इस पूरे घोटाले में शामिल थे बल्कि इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता भी थे। कैमरामैन आलोक दास के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। अभी तक आपने देखा कि कैसे अब सिसोदिया ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। ईडी को सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मिली है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं ईडी के टारगेट पर तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता है। ईडी ने के कविता को 11 मार्च यानी कल पूछताछ के लिए बुलाया है। के कविता को लेकर ईडी के मन में क्या चल रहा है, ये आज कोर्ट में जाहिर हो गया। शराब घोटाले में ईडी ने आरोपियों की पूरी कुंडली खोलकर रख दी है। ईडी ने विजय नायर और के कविता की मीटिंग का जिक्र भी किया, लेकिन के कविता ने ईडी की पूछताछ से पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर संपूर्ण विपक्ष को जोड़ा। हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहाँ पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे। ये है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता। हैदराबाद से दिल्ली के जंतर मंतर पर यानी तकरीबन 1560 किलोमीटर दूर के कविता महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ धरना देती है। मंच पर 16 विपक्षी दलों को इकट्ठा करती हैं, 6 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठती हैं। हम आपको बता दें कि के कविता का यह धरना ठीक ईडी की पूछताछ से पहले चलता है, क्योंकि के कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों ने लिया है। 9 मार्च को ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। 11 मार्च को ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाला केस में सिसोदिया और के कविता के बीच की कड़ी
कहे जा रहे रामचंद्र पिल्लई को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। रामचंद्र पिल्लई वो शख्स है जिसने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम लिया। के कविता की मुहिम के समर्थन में सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने भी भूख हड़ताल की। महिला आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद बेईमानों को बचाना है। अब आपको बताते हैं कि के कविता के साथ धरने में कौन कौन से दल शामिल हुए। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएलडी, शिवसेना का उद्धव गुट। विपक्ष के नेताओं ने के कविता के मंच से सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया और केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आपके पास सिर्फ एक काम है मोदी जी, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ईडी, सीबीआई को आपने अपना तोता मैना बना लिया है और बीजेपी के लिए एक सिद्धांत बना दिया मोदी जी ने, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उनको सीएम बनाते हैं। व्यापम घोटाले का शिवराज सिंह पे आरोप लगता है, उनको सीएम बनाते हैं। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले का आरोप लगता है, उनको सीएम बनाते हैं। नारायण राणे पे लैंड स्कैम का आरोप लगता है, उनको केंद्र में मंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको बचाते हैं। उनका एक एमएलए उनके घर पे, उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ पाई जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ सीबीआई से, ईडी से डराने का काम करते हैं। अडानी जो उनका मित्र है उसको बचाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने घोटाला किया है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, तो क्या आपको इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी में हैं? आप बार बार ये कहकर कि हम तो अपोजिशन में हैं और इसलिए एजेंसियां हमारे ऊपर आ रही हैं, कि आप इससे बच जाएंगे? आपने भ्रष्टाचार अगर नहीं किया तो आप ये कहिए कि हम हर जांच को तैयार हैं, हम जाएंगे ईडी के पास में, सारी बातों का जवाब देंगे। जंतर मंतर पर के कविता के साथ 16 विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरते हैं और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी शराब घोटाले की परतें उधेड़ने के लिए सिसोदिया की रिमांड मांगती है। बड़ी बात यह कि ईडी की दलीलों में के कविता का नाम आता है और के कविता से ईडी दिल्ली शराब घोटाले में 11 मार्च यानी कल पूछताछ करेगी। आइए आपको सुनाते हैं ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने क्या कहा। सिसोदिया का असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। दक्षिण के ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ की घूस दी। एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में 30% शराब कारोबार चलाया जा सके। दस्तावेज दिखाते हैं कि नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर के कविता से मुलाकात की। नायर के कविता को यह बताना चाहता था कि सिसोदिया किस तरह से लिकर पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। के कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू ने बताया कि मनीष सिसोदिया और उनके बीच राजनीतिक तालमेल था और ईडी ने दलीलों के बाद सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड ले ली। लेकिन इससे पहले ईडी 2 राउंड में सिसोदिया से 14 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ में ईडी ने सिसोदिया से के कविता की शराब घोटाला केस में भूमिका और 100 करोड़ की रिश्वत को लेकर सवाल दागे। अब 11 मार्च को ईडी के कविता से पूछताछ करेगी। संभव ये भी है कि के कविता को सिसोदिया और शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप के हेड रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर भी सवाल हो। डरा के, धमका के ये जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं हर एक स्टेट में, इंडिया में, ये डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा नहीं है। मेरा कहना यही है, अगर किसी पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग मी गलती किया है, एजेंसीज जांच परख कर ले, हम पूरी कोऑपरेट करेंगे। और मेरे तरफ से रहा भी है, आपने देखा भी है, सीबीआई ने बुलाया, हम गए, फिर ईडी बुला रही है, हम जाएंगे। तेलंगाना की लूट शायद कम रह गई थी तो दिल्ली में भी लूट का कोई काम नहीं छोड़ा। और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने राज्यों को तो कंगाल कर ही दिया है लूट लूट कर, वहां एक पार्टी की नहीं, एक परिवार की सरकार चल रही है। अगर किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं।
के कविता कह रही कि वो जांच में सहयोग करेंगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले 12 दिसंबर को सीबीआई भी के कविता से हैदराबाद में करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है। अमित भारद्वाज के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। आपने मनीष सिसोदिया की पूरी फाइल देखी, अब आपको लालू यादव के पूरे कुनबे की फाइल दिखाते हैं, जिसमें ईडी का ये दावा है कि तमाम भ्रष्टाचार के सबूत मौजूद हैं और इसी वजह से आज तेजस्वी यादव और उनके करीबी अबू दुजाना के घर के तमाम ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली में तेजस्वी यादव की कोठी पर ईडी का छापा। लालू यादव की बेटी मीसा के घर ईडी की रेड। लालू के करीबी अबू दुजाना की कोठी से लेकर दफ्तर तक छापा। ईडी ने चैम्बर तोड़ कार्रवाई की। पहले लालू यादव और राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ की। अभी सवाल जवाब का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच ईडी फुल एक्शन में आ गई। आईआरसीटीसी घोटाला यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव के कुनबे पर ईडी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक छापेमारी की। ये दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में तेजस्वी यादव की कोठी है। लैंड फॉर स्कैम घोटाले मामले में ईडी ने शुक्रवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की। लालू यादव से जुड़े 15 जगहों पर ईडी की टीम एक साथ सुबह पहुंचती है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में और ये जो घर आप देख रहे हैं ये डिफेंस कॉलोनी इलाके में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का घर है। यहाँ पर सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंचती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईडी की टीम पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक जो थे अबू दुजाना, उनके घर पहुंची। इसके अलावा भी लालू यादव से जुड़े तकरीबन 15 जगहों पर ईडी की टीम पहुंचती है और छानबीन शुरू की जाती है। अगर हम सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव इस वक्त यहीं पर मौजूद है। उधर पटना में लालू यादव के करीबी अबू दुजाना के दफ्तर से लेकर घर तक छापेमारी हुई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बड़ी बात यह है कि अब से कुछ दिन पहले सीबीआई की टीम ने पहले राबड़ी देवी और फिर लालू प्रसाद यादव से खुद पूछताछ की थी लैंड फॉर जॉब स्कैम में। और अब पटना में हम खड़े हैं फुलवारी शरीफ में और ये घर है राजद के पूर्व विधायक अबू दुजाना का। अबू दुजाना काफी करीबी बताए जाते हैं लालू प्रसाद यादव के और लालू परिवार के। बड़ी बात यह है कि इन पर आरोप है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है जो ये बना रहे थे और इसी पूरे मामले को प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच कर रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने अबू दुजाना पर शिकंजा कस दिया है। ये वही अबू दुजाना है जो लालू यादव की बेनामी प्रॉपर्टी पर 750 करोड़ का मॉल बना रहा था। लालू परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दुजाना, जिनके यहां आज पटना में ईडी की छापेमारी चल रही है, उनका कनेक्शन दरअसल लालू परिवार के उस बेनामी संपत्ति से है जहां पर लालू परिवार का एक मॉल बन रहा था जिसकी लागत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई गई थी और वो संपत्ति को ईडी ने 2018 में जब्त कर लिया था। देख सकते हैं इस वक्त हम दानापुर इलाके में मौजूद हैं और ईडी ने इस पूरी संपत्ति को दरअसल जब्त किया था। 3 एकड़ से भी ज्यादा ये जमीन है, 11 प्लॉट है कुल इस पर और इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे ईडी ने इस पूरे प्लॉट को जब्त कर लिया था 2018 में और तमाम जो यहाँ 11 प्लॉट्स हैं सब पर मालिकाना हक देख सकते हैं। नाउ नोन एज मेसर्स लारा प्रोजेक्ट यानी लारा LARA लालू राबड़ी प्रोजेक्ट्स जो है इन तमाम जमीन के जो हैं वो मालिकाना हक उनके पास ही है। लालू की बेनामी प्रॉपर्टी को ईडी 2018 में ही सीज कर चुकी है। आरोप यही है कि अबू दुजाना ही लालू का सबसे बड़ा राजदार है। इस प्लॉट को लालू परिवार की बेनामी संपत्ति माना गया और इस प्लॉट की कीमत भी दरअसल 45 करोड़ रुपए है और अबू दुजाना का कनेक्शन दरअसल ये है कि लालू परिवार का जो ये बेनामी संपत्ति है इस पर मॉल का निर्माण यानी कि 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मॉल का निर्माण अबू दुजाना की कंपनी कर रही थी और इसी कनेक्शन में अब अबू दुजाना से भी ईडी की पूछताछ चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लालू परिवार के ऊपर सीबीआई के साथ साथ अब ईडी का शिकंजा भी कसते जा रहा है। पटना, रांची, दिल्ली और मुंबई में
करीब 60 अफसरों की टीम ने 20 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के बाद अब बीजेपी और आरजेडी में तू-तू मैं शुरू हो गई है। आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे भाजपाई तो भेज दे रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई विरोधियों के यहाँ। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चाहे जितना छापेमारी कर ले, 2024 की लड़ाई नहीं जीतेगी भाजपाई। और एक बात याद रखे, आज वो सत्ता में है, कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो यही सीबीआई जाएगी भाजपाई के घर पर। ईडी और सीबीआई के एक्शन की टाइमिंग को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी की दलील है कि जो भ्रष्ट है उसे ही कष्ट है। आज तक ब्यूरो। आपने देखा ईडी ने कैसे लालू प्रसाद यादव उनके करीबियों पर धावा बोलना शुरू कर दिया है, सब घिर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड के बाद आखिर अहमदाबाद में साबरमती जेल में कैद अतीक अहमद की नींद क्यों उड़ी हुई? वो इसके लिए क्योंकि एक तो बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं कि गाड़ी अपराधियों की पलट सकती है, माफियाओं की पलट सकती है, और इस बीच तैयारी हो रही है कि अहमदाबाद से साबरमती जेल से पूछताछ के लिए यूपी लाया जा सकता है अतीक अहमद को। क्या अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अतीक अहमद के एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जो अधिकारी उसका काउंटर करेगा उसका सीधा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। बीजेपी नेता का यह बयान सुनकर अतीक अहमद के तो होश फाख्ता हो गए होंगे। गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक को एनकाउंटर के ख्वाब आ रहे होंगे। अतीक अहमद को अभी पहले ही जेल से निकाल करके उसका काउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जान लिया है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाने की तैयारियां चल रही हैं। अदालत में रिमांड अर्जी देने की तैयारी यूपी पुलिस कर रही है और इसके लिए जरूरी कागज भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही जो बयान आ रहे हैं वो अतीक के मन में दहशत बैठाने वाले हैं। अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद का गैंग उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देता है और 58 घंटे के भीतर यूपी पुलिस अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर करती है। फिर यूपी के सीएम योगी का बयान आता है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद अतीक अहमद के करीबियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगता है और फिर कुछ घंटों बाद उमेश पाल हत्याकांड में शूटर नंबर 1 उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। बाकी बचे 5 शूटरों की तलाश तेजी से चल रही है। यूपी पुलिस की पूरी 22 टीमें लगी हैं। अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, राइफलधारी साबित, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और बाइक सवार अरमान पुलिस की पकड़ से दूर है। तो क्या अब जो भी मिलेगा उसका एनकाउंटर होगा? अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुनिए। कोई इनकाउंटर पॉलिसी नहीं है। यदि कोई अपराधी पुलिस की अभिरक्षा में जवाबी फायरिंग करता है और इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देता है तो आप जानते हैं इनकाउंटर होते रहते हैं। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और प्रयागराज बाल संरक्षण गृह में अतीक के 2 नाबालिग बेटे हैं। तीसरे नंबर के असद का हाथ शूटआउट में शामिल होने का दावा है। दावा इस बात का भी कि असद नेपाल भाग सकता है। तीनों बेटों बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ और खुद अतीक अहमद तक के एनकाउंटर में मारे जाने का डर परिवार वाले जता रहे हैं। उनसे जो भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ है जेल के अंदर कर ली जाए, दोनों भाइयों से, अशरफ से भी और सांसद भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद जी से भी और भूतपूर्व विधायक अशरफ से भी। तो क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उनसे करना है, उनको जेल के अंदर ही कर ली जाए, बाहर उनको न निकाला जाए। बहुत उनका सर एसटीएफ जो अमिताभ यश जी हैं, इन्होंने हम लोग को टॉर्चर किया कि बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर देंगे हम। हर अपराधी को डर लगता है। अपराध करते समय उनको सोचना चाहिए कि ये
उत्तर प्रदेश है और यहाँ कानून का राज है। अब अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। पुलिस कह रही है वो बाल संरक्षण गृह में है, लेकिन पुलिस की इस रिपोर्ट पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकीलों को शक है। वो पूछ रहे हैं कि अतीक के दोनों बेटे एजम और आबान किस बाल संरक्षण गृह में हैं। हम आपको बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनके दोनों नाबालिग बेटे एजम और आबान बाल संरक्षण गृह में नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।